देखो भाई आ रही है वीडियो। ओके बड़ा एक बार चेक कर लो, जिनको विजिबल नहीं हो रहा है प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन बिकॉज इट इज विजिबल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो बच्चे कल की क्लास में हम लोगों ने कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स स्टडी किया, राइट? या ओके, तो वी हैव स्टडीड द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। तो फॉर एंटी नोड, बड़ा एंटी नोड्स के लिए हमने कंडीशन जो कल बनाई थी, व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर एंटी नोड? क्या था हमारे पास? कंडीशन थी कि जो xn होना चाहिए या nth पोजीशन ऑफ एंटी नोड होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 इनटू लैम्डा बाय 4। ये बताते हैं आपको। तो कंडीशन फॉर एंटी नोड इज इक्वल टू xn और इक्वल्स टू xn इक्वल्स टू 2n + 1 इनटू लैम्डा अपॉन 4, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब एंटी नोड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी नोड? एंटी नोड का मतलब होता है द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज मैक्सिमम, यानी वो पॉइंट जहां पे वेव की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एंटी नोड बोल देते हैं। एंड फॉर नोड हमने जो कंडीशन निकाली थी, व्हाट वाज दैट? द कंडीशन फॉर नोड वाज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, n लैम्डा बाय 2। कंडीशन फॉर नोड हमारे पास में थी बेटा n लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे जो नोड होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव और पार्टिकल इज 0 या मिनिमम बोल देते हैं। एम्पलीट्यूड जहां मिनिमम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड, और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वहां पे हम बोल देते हैं उसको एंटी नोड बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टडी क्या करना है? आज हम पढ़ने वाले हैं द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। तो कल मैंने जाते थे इस टॉपिक का शुरुआत कर दिया था, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग। So let us go with this topic. तो standing wave on a string fixed at two ends। मतलब हमारे पास में बेटा एक स्ट्रिंग है जिसको दोनों एंड पे बांधा हुआ है, ठीक है, और उसका हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टडी करना है कि वो स्ट्रिंग कितने मोड्स के अंदर वाइब्रेट कर सकती है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस तरह से n नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा? देखो, मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वो जो स्ट्रिंग है वो कितनी सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है। मतलब कि जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की जो वेवलेंथ है या उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, उस लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग की पर्टिकुलर लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितनी नंबर ऑफ वेव्स उतनी पर्टिकुलर लेंथ में बन रही होंगी, हम उसको उसका उतना मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन को स्पेसिफिकली हम लोग 1 2 3 4 लाइक फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। उसके बेसिस पे हम आगे फंडामेंटल के आगे जो हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन है उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ
वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, लेट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L fixed at 2 points, 2 पॉइंट्स पे इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, फिक्स कर दिया स्ट्रिंग को, राइट। 2 पॉइंट पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, या 2 पोल्स के बीच में हमने स्ट्रिंग को टाई कर दिया या फिक्स कर दिया, लाइक इस तरह से। ये मेरे पास में 2 पोल्स हो गए बच्चे, और इनके बीच में हमने स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया। लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी Q, राइट, P एंड Q। जहां पे स्ट्रिंग बंधा रहता है वहां हमेशा याद रखना उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। जहां पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये जो यहां जो स्ट्रिंग बंधी हुई है इस पॉइंट पे क्या कभी एंटी नोड बन सकता है। एंटी नोड किसे बोलते हैं भाई, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। तो जहां पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है, क्या इस पॉइंट का पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये पॉइंट बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ और वो वाला पॉइंट ये वाला बंधा हुआ है, दोनों पॉइंट्स बंधे हुए हैं। तो दे कैन नॉट डू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दे विल हैव ऑलवेज नोड, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम आएगी। तो ये ट्रिक है, याद रखना। जहां पे एंड ओपन होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा, और जहां पे पोजीशन फिक्स रहेगी या पॉइंट फिक्स रहेगा उस पॉइंट पे हमेशा नोड बनेगा। जहां रस्सी है, जहां पे स्ट्रिंग बंधी होगी वहां हमेशा नोड बनेगा, और जो एंड ओपन होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा। बिकॉज ओपन एंड तो बेटा फुल स्पीड में या फुल ऑसिलेशन करेगा। जब फुल ऑसिलेशन करेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट कहा जाएगा, वहां पे एंटी नोड बनेगा। और जो हिस्सा बंधा होगा स्ट्रिंग का, जो पॉइंट टाइट होगा उसके ऊपर हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, ठीक है। जो पॉइंट फिक्स उस पे हमेशा नोड, और जो पॉइंट फिक्स नहीं है, जो पॉइंट ओपन है उसमें हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो बेटा ये पॉइंट फिक्स है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, और ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। यानी कि 2 पोजीशन मेरे को मिल गई जहाँ पे नोड बन रहा है बिना कुछ किए हुए। आई हैव फाउंड 2 पोजीशंस जहाँ पे मुझे नोड मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला नोड, बिकॉज ये पॉइंट बंधा हुआ है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन अलाउड नहीं है। भाई जो पॉइंट फ्री होगा वही तो वाइब्रेट कर सकता है, जो पॉइंट बंधा हुआ है, जो फिक्स है, वो कहां से वाइब्रेट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये तो बंधा हुआ है ना, ये रस्सी का एंड और ये रस्सी का एंड बंधा हुआ है, ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये वाइब्रेट नहीं कर सकता। आई मीन इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि टाइट है यहाँ पे। क्लियर। तो इसकी जो अगर मैं इसको x = 0 बोल दूं और इसको x = L बोल दूं, ठीक है, तो मेरे पास में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगी, क्या वो कैपिटल बनेगी। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, और वो वाला रस्सी का एंड पॉइंट हो गया। यानी कि x0 से x = L के बीच में कितनी लेंथ होगी रस्सी की, L के बराबर होगी। मैं रस्सी बोल रहा हूं, आप इसको स्ट्रिंग समझ लेना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चलेगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू L, राइट। तो अब हमें इस रस्सी को या स्ट्रिंग को हमने क्या करना है, वाइब्रेट करवाना है। इस पे हमने वेव्स बनानी है। कौन सी वेव बनानी है, स्ट्रिंग वेव बनानी है, राइट। अब देखो आप सबको मालूम होगा कि अगर मैं इसको सेंटर से प्लग करूंगा, मैंने यहां पकड़ा सेंटर से प्लग किया, तो बेटा जब प्लग करेंगे तो ये वेव ऐसे, आई मीन ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी। जब स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी तो एक वेव बेटा ऐसे बनेगी और वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और एक वेव इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से। कैसा बना, जब मैंने स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग किया और उसको पकड़ के खींचा तो ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी। यानी कि इस मिडिल पॉइंट से 2 वेव बनेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। आर यू रिलेटिंग दिस पॉइंट। तो ये यहाँ पे टकराएगी, ये वेव पॉइंट P पे टकराएगी और वो वेव कहाँ टकराएगी, पॉइंट Q पे टकराएगी। तो बेटा ये दोनों वेव जब टकरा के आपस में दोबारा से मिक्स करेंगी, ये वेव यहाँ गई, ये वेव यहाँ गई, दोनों रिफ्लेक्ट हुई इन बाउंड्री से। रिफ्लेक्शन के बाद में इनका क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। जब इंटरमिक्सिंग होगा तो क्या बन जाएगी, स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। समझ बात को। तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से। 2 वेव्स की सुपरपोजिशन, और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी उनका सेम होना चाहिए, एंड दे शुड सुपर इंपोज ऑन ईच अदर। स्पीड सेम है ना, टाइम पीरियड सेम, वो सारी बातें बता रखी मैंने।
तो यहाँ पे बड़ा L लेंथ की स्ट्रिंग है। अब इस L लेंथ को हम कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में, या हम इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स या कितने नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड्स बना पाएंगे, वो उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, बताओ मुझे। नोड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या बनेगी? पहला नोड कहां मिल रहा है भाई? द वेरी फर्स्ट नोड यू आर ऑब्टेनिंग एट वेयर x = 0, और अगला नोड कहां मिलेगा आपको? x = l के ऊपर मिलेगा। लेकिन क्या x l और l x = 0 इनके बीच में कोई नोड नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अभी तो वेव ऑसिलेट ही नहीं करती। अभी तो जब वेव ऑसिलेट करेगी तब बनेगा ना नोड। अभी तो हम इसको जनरली बोल रहे हैं कि भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा बंधा हुआ है, तो यहाँ तो हमेशा नोड ही बनेगा। एंटी नोड अभी थोड़ी बनेगा। जब ये वेव बनेगी, इसके ऊपर ऑसिलेशन होगी इस स्ट्रिंग की, तब एंटी नोड्स बनेंगे ना। अभी तो इसमें कोई एंटी नोड दिखाई नहीं दे रहा। जब ये वाइब्रेट करेगी तब एंटी नोड्स बनेंगे ना, तब एंटी नोड्स बनेंगे और नोड्स बनेंगे। अभी तो ये हिस्सा बंधा हुआ है ना, उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया कि जो हिस्सा बंधा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकता। जो डिस्प्लेसमेंट कर नहीं सकता तो उसको नोड ही बोलोगे आप। जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है उसको नोड ही बोलोगे। लेकिन अभी इसमें वेव बनी नहीं है। अभी हम प्लग करेंगे तो फिर ये वाइब्रेट करेगा। ऐसे जब वाइब्रेट करेगा तो कुछ पॉइंट्स नोड्स, कुछ पॉइंट एंटी नोड्स बनेंगे। तो उनको जज करना, उनको फाइंड करना है कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे नोड बनेंगे और कहां पे एंटी नोड बनेंगे। मतलब कि हमें दिखाना है, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी लेंथ होगी जहां पे नोड्स बनेंगे, जहां पे एंटी नोड्स बनेंगे। तो जो लेंथ होगी ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितनी लेंथ पे नोड आ रहा है, कितनी लेंथ पे एंटी नोड आ रहा है। और वो जो पर्टिकुलर लेंथ आ रही है वही डिफाइन करती है मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। देखो, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड, एंटी नोड की बात नहीं करूंगा मैं, एंटी नोड का फॉर्मूला ये लिख रखा हुआ है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड कहां बनेगा बताओ। नोड के लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूं। एक तो बेटा अपने पास में n = 0 पे, ठीक है, n = 0 पे नोड बन जाएगा, ठीक है। और कहां नोड बनेगा? n = 1 पे बनेगा, n = 2 पे बनेगा, n = 3 बनेगा। वो डिपेंड करता है कौन सी नोड की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, xn = n λ/2 है, ठीक है। अगर मैं बेटा n की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, ये छोड़ दो इसको, मेरे पास में आ गया x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? एक तो ये रख सकता हूं आइदर x = 0 और x = l, सबसे बेसिक लेवल पे यही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, x = 0 का मतलब क्या होगा? x = 0 का मतलब है कि स्ट्रिंग की शुरुआत नहीं हुई, मतलब कि स्ट्रिंग का आप 0 वाला पोर्शन देख रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? x0 अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, अगर x0 लेते हो तो बड़ा n λ/2 = 0 बन गया, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई? 0। क्या ऐसा कोई मतलब है? क्या ऐसा कोई मतलब है? λ0 मतलब वेव ही नहीं है, तो λ0 मतलब वेव ही नहीं है, तो आप इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करोगे। तो क्या बचा तुम्हारे पास? x = l बचा यार। यहाँ पे फिक्स किया तुमने स्ट्रिंग को और वहां पे स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूँ, P पॉइंट को ओरिजिन लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 0 होगी। और जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पहुंचोगे तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? l ही बनेगी। l इज व्हाट? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको पता लगाना है कि भाई इस लेंथ l के अंदर कितनी वेव्स बनती हैं। जितनी वेव्स बनेगी उसको उतनी मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं। जैसे तो n = x = 0 वाला जो कंडीशन बनने पाएगा, बिकॉज़ इसमें लैम्डा 0 बन गया। लैम्डा 0 मतलब वेव ही नहीं बनेगी। भाई वेव बनेगी तभी वेवलेंथ आएगी, तो यहाँ वेवलेंथ नहीं आ रही, वेवलेंथ 0, तो इसका मतलब वेव नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। यानी इस पॉइंट के ऊपर x0 में कोई वेव नहीं बन रही है। वेव कहाँ बनेगी? वेव बनेगी x = l तक जाके, यानी 0 से l के बीच में वेव बनेगी। x0 पे वेव नहीं बनेगी, x0 और l के बीच में, यानी l लेंथ के अंदर वेव बनेगी। मतलब है इस बात का, राइट। तो x = l पे वेव बनेगी। therefore I can write here, क्या लिखता हूँ? l की जगह मैं x की जगह l लिख रहा हूँ, l = n λ/2। ये बन गया बेटा
फॉर्मेशन ऑफ नोड के लिए, यानी कि इतनी लेंथ में इतने नोड्स बनेंगे। यानी कि अगर n की वैल्यू को आप 0 करते हो तो l इक्वल टू 0 आ गया। l 0 का मतलब क्या हो गया कि जब लेंथ 0 है तो पहला नोड बन गया। जब लेंथ की वैल्यू लेंथ जब 0 है, 0 मतलब लेंथ 0 है, पहला नोड बन गया। और जब n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यानी कि समझ रहे बात को? Yes. इस तरह से नोट करो। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ नोड the length is n lambda by 2, ठीक है। this is the length in which nodes can be formed, in which nodes can be formed। चलो क्या है, n इज इक्वल टू 0 लेना सही रहेगा, नहीं रहेगा ना सही। n 0 कर दो तो l की वैल्यू 0 होगी, l 0 तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, वैसे पहला नोड यहाँ बन रहा है लेकिन वो कोई सेंस नहीं बनेगी, लेंथ ही 0 होगी। लेंथ 0 होगी, लेंथ 0 का मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे लिखवाया था, तो यहाँ पे फर्स्ट नोड n 0 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब n 0 आ गया तो बेटा वहाँ पे लेंथ भी तो 0 बन गई। लेंथ 0 बन गई मतलब कि स्ट्रिंग है ही नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी, इसका क्या मतलब होगा? मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं है। तो हमने तो क्या करना है, हमने तो नोड्स फाइंड करने हैं स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि आपको लेंथ का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आप मिनिमम कितना ले सकते हो n की वैल्यू को? 1, 0 नहीं ले सकते। here n can't be equal to 0, क्या करना, n को 0 नहीं कर सकते। n की वैल्यू को क्या रखेंगे, n को 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेके चलेंगे। बोलो भाई समझ में आ गया? जो ऑनलाइन लोग बैठे हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? जो ऑनलाइन बैठे बच्चे, एनी डाउट? ये आ गया। अब बात करेंगे बेटा सबसे पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, इसको देखेंगे। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब मुझे ये बताओ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? जब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगी तो n की वैल्यू क्या रखोगे? n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। फॉर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन n शुड बी इक्वल टू 1। भाई यही रख सकते हो, n की वैल्यू को 0 तो रखना कोई लॉजिक नहीं है। 0 रख दिया मतलब लेंथ ही 0 हो गई। तो अगर लेंथ 0 कर दी मतलब स्ट्रिंग का नामो निशान ही नहीं। बट हमने तो स्ट्रिंग पे वेव बनानी है, तो स्ट्रिंग पे वेव बनानी है मतलब कि लेंथ शुड बी फाइनाइट, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए n की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है जी? अच्छा, तो n की वैल्यू को 0 रखनी है। n इक्वल टू 1 मींस उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो बेटा उसके हिसाब से इस फॉर्मूले के थ्रू, देयरफॉर इसको ध्यान से देखना, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, लैम्डा, यहां पे 1 आ गया, लैम्डा 1/2, यानी कि मैंने लिखा लैम्डा 1/2, यानी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। छापो इसको। अब आप बोलोगे सर आपने लैम्डा 1 क्यों लिखा? तो लैम्डा 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बेटा जब लेंथ चेंज होगी तो लैम्डा भी चेंज होगा। लेंथ चेंज तो लैम्डा चेंज, या लैम्डा चेंज तो लेंथ चेंज। ठीक है, तो देखो L और लैम्डा आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। L चेंज तो लैम्डा चेंज, लैम्डा चेंज तो L चेंज। तो ये
जो है L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, इस पे हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, या हम इसको बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। अब मैं यहां पे ना ये वेव बना के दिखाता हूं आपको, देखो जरा। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो है वो वेव बनाऊंगी। तो फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये हमारी स्ट्रिंग है एज यूजुअल, ओके। ऐसे हमने इसको यहां पे किया था x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l के ऊपर। ये हमारा पोजीशन होगा नोड का और ये पोजीशन होगा हमारा नोड का। अब मुझे बताओ यहां पे सोच के बताओ l लेंथ में कितनी वेव है? बच्चा लोगों के देखो यार, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। मेरे पास में बताओ, अगर ये ऐसे एक वेव है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या एक वेव होगी? एक क्रेस्ट प्लस एक तरफ, एक वेवलेंथ, एक लैम्डा। यहां से लेकर यहां तक हाफ वेवलेंथ, मतलब हाफ वेव। इसका क्वार्टर कर दोगे लैम्डा बाय 4, समझ रहे हो? यानी कि क्रेस्ट का हाफ कर दोगे तो लैम्डा बाय 4। तो यहां देखो L लेंथ में कितनी वेव आ रही है? हाफ वेव आ रही है, यस और नो? यस। तो ये मेरे पास में L लेंथ बेटा, इस L लेंथ में कितनी वेव आई है? हाफ वेव आई है। तो हाफ वेव कैसे बनाओगे? ये रही ना हाफ वेव, इसको भूल जाओ, ये बनी ना हाफ वेव, देखो, यानी कि एक क्रेस्ट, बस ये हाफ है। तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन गया। ये हमारी L लेंथ में कितनी वेव बनी है? सिर्फ हाफ वेव बनी है, पूरी वेव बनी, हाफ वेव बनी है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि जब आपने स्ट्रिंग को, जब आपने n की वैल्यू को 1 रखा तो L लेंथ में कितने नोड्स बनेंगे? देयर आर 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ के लिए इतने लेंथ के अंदर, लैम्डा बाय 2 लेंथ के अंदर अपने पास में कितने नोड हैं? 2 नोड्स बने और बेटा एक एंटी नोड बनेगा। ये इंफॉर्मेशन आ गई। इसको बोलते हैं मोस्ट बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब जैसे हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन में चलेंगे, यानी कि स्ट्रिंग और जोर से वाइब्रेट करेगी। अब स्ट्रिंग जो है बिल्कुल आराम से मजे से तुमने प्लग किया, ठीक है। अभी स्ट्रिंग को आपने गिटार मैंने कल बताया थी गिटार वाली बात कि गिटार की स्ट्रिंग को आपने आराम से प्लग किया। तो आराम से प्लग करेंगे तो हल्की आवाज आती है, जोर से प्लग करेंगे तो जोर से आवाज आती है, यानी उतनी हायर हार्मोनिक्स हो जाएंगे। हार्मोनिक्स मतलब टोन्स, आवाज, साउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैं? तो जितनी हायर हार्मोनिक्स मतलब उतना हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन। जितना जोर से प्लग करोगे स्ट्रिंग उतनी जोर से वाइब्रेट करेगी, जितनी जोर से वाइब्रेट करेगी मतलब उतनी नंबर ऑफ वेव्स उसमें ज्यादा बनेंगे। लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ थोड़ी चेंज होगी स्ट्रिंग की, बट उसमें बनने वाली वेव्स का नंबर बढ़ जाएगा हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन जाके। आओ इसको एनालाइज करते हैं। तो लैम्डा 1 कितना आ गया मेरे पास? 2L आ गया, बोलोगे? अब इसमें जो ये कौन सी वेव बन रही है? स्टैंडिंग वेव बनेगी बेटा। अब ये तो नहीं पूछोगे ना यार स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ये तो हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, राइट। तो लैम्डा 1 पे मेरे पास में 2L के बराबर आ गया। कैमरा चेक करना पड़ता है भाई, हाँ ठीक चल रहा है, ओके। सो लैम्डा 1 इज 2L के बराबर। अब ये मेरा 2L के बराबर है, तो ये लैम्डा 1 आ गया। अब मुझे बताओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ ना कुछ। भाई अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ ना कुछ, आएगी फ्रीक्वेंसी। भाई जहां वेवलेंथ है वहां फ्रीक्वेंसी तो आती है। अब सबको मालूम होगा, बोलो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यही पढ़ा है मैंने। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो जो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी, अब सिंपल सी बात है, अगर ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी,
फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं इसको, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एक ही बात है। दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक सैंपलिंग। अब इसमें जो बड़ा फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू एफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू एफ। ठीक है जी, इसको न्यू एफ कर लो या न्यू 1 कर लो, जो मर्जी बोल लो, एक ही बात। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोलो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये बनेगी, तो ये बनेगी बेटा स्पीड अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा 1 है वेवलेंथ। लैम्डा 1 का मतलब 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? V अपॉन 2L आ गई। इसको नोट्स में डाल दो अच्छे से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग at 2 fixed end is equal to V by 2L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग्स होती है बेटा, स्ट्रिंग में जो वेव बनती है वो वेव की वेलोसिटी क्या होती है? स्ट्रिंग में इन स्ट्रिंग्स जो वेव की वेलोसिटी रहती है बेटा वो रहती है v is equal to under root of t upon mu। कुछ याद आ रहा है? ये कराया था मैंने आपको जब न्यूटन फॉर्मूला कराया था, उससे पहले बताया था कि जो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मास पर यूनिट लेंथ। इसको कुछ लोग लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। मास ठंड लग रही है, लग गया जाड़ा भैया, जाड़ा तो जरूरी है। क्लैरिटी हो रही है बच्चे? देखो जी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V अपॉन 2L के बराबर है। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी होती है फॉर स्ट्रिंग्स? वी विल नॉट वेस्ट टाइम बच्चे, तो फटाफट मैं कराऊंगा। V अपॉन 2L यानी 2L एज इट इज अंडर रूट में V की जगह क्या डालोगे? T बाय अंडर रूट ऑफ म्यू। छापो इसको। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 ends। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो आगे देखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये सारी चीजें आपको बताई मैंने। ठीक है, अब आगे आती है बेटा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए नाउ फॉर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, देखो सेकंड हार्मोनिक के सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? अभी आपको n की वैल्यू क्या करनी है? n की वैल्यू क्या करनी है? पहले कितनी थी? फंडामेंटल 1। अभी n की वैल्यू को n is equal to 2 कर दो। पुट n is equal to 2। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लेते हैं। इन 1 we will get n is equal to, now this would be 2 lambda by 2। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लैम्डा चेंज करना पड़ेगा ना। अब मैं इसको लैम्डा 2 कर लेता हूँ, तो 2 से मर गया, तो L is equal to लैम्डा 2 आ गया। देखो जी, देखो लेंथ वही है, लेंथ वही है, बट उसके ऊपर बनने वाली वेव्स जो है वो चेंज होती जाएंगी। पहले L लेंथ में हाफ वेव बनी थी, अब L लेंथ में पूरी वेव बन गई, पूरी वेव बन गई। इसलिए मुझे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। हाफ वेवलेंथ के लिए मैंने लैम्डा 1 लिखा, पूरी वेवलेंथ के लिए मैंने लैम्डा 2 लिखा। अगली बार क्या करूंगा वो आगे बताऊंगा। ठीक है, गौर से लिखना इसको। तो L लेंथ में ये आ गई मेरे पास में लैम्डा, यानी कि फुल फ्लेज वेव आ गई, फुल फ्लेज वेव आ गई। बताओ अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा बच्चे? पूरी वेव आ गई, यानी कि ये एक क्रेस्ट और एक ये तरफ पूरी वेव आ गई। तो यहाँ पे L ये था, L इज इक्वल टू लैम्डा 2। यहाँ बोलो नोड, यहाँ बोलो नोड, और नोड कहाँ बनेगा? और नोड कहाँ बनेगा बच्चों? ये मिडल में बनेगा। कितने कितने नोड? 3 नोड और 2 एंटी नोड। ये रहा एंटी नोड, 2 एंटी नोड बने। तो लिख सकते हैं
3 nodes and 2 एंटी नोड्स। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो क्या होगी? नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बनेगी बेटा? इसमें जो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं न्यू2 एंड न्यू2 वुड बी इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। यही बनेगा विदाउट इसमें कोई बात नहीं। तो v अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई? l के बराबर है, ठीक है। तो न्यू2 इज इक्वल टू v बाय l, ठीक है। कोई डाउट यहां पर? अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो फैक्टर दिखाई दे रहा है ना आपको v बाय 2 है, ये हमारा क्या बन जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना v बाय 2l, ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो यहां पे v बाय 2l बन गया, ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो v न्यू2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा इससे इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। छापते जाओ अच्छे से नोट्स में, बढ़िया से इसको सर्कल करो, स्क्वायर में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, अच्छे से बनाओ नोट्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में जितनी भी आगे ऊपर चलोगे वो सारी हायर हार्मोनिक्स कहलाती हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनको हम हायर हार्मोनिक्स बोलते हैं, हायर हार्मोनिक्स। तो ये हमारे पास में सेकंड हार्मोनिक आ गई। अब इस हायर हार्मोनिक का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरटोन। कल मैंने बताया था टोन, एक तो टोन होती है, ये हमारी टोन हो गई। टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे हम बोलते ना यार तेरी टोन अच्छी नहीं है या तेरी टोन अच्छी है, ठीक है। तो टोन अच्छी होना या ना अच्छी होने का मतलब क्या है कि उसकी साउंड क्वालिटी, और साउंड क्वालिटी हम बोलते हैं कि भाई उसका फ्रीक्वेंसी कितना अच्छा है। जैसे हम स्पीकर खरीदते हैं तो एक स्पीकर 500 रुपए का आता है, एक स्पीकर 1500 का आता है, तो उन दोनों की अकॉस्टिक्स में फर्क होता है, मतलब कि उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट आ रही है उसमें फर्क होता है, राइट। अब जैसे जो सस्ते स्पीकर होते हैं, आपको पता होगा एक JBL कंपनी है, एक बोस कंपनी है और एक हमारे बाद में लोकल कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चाइनीज का, ठीक है। तो आपको वो बोलती है कि भाई 2000 RMS का 2000 RMS का वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो तीनों कंपनीज में जो साउंड आउटपुट है ऑन पेपर सेम है, लेकिन जब उसका आप क्लैरिटी सुनते हो तो आपको पता लग जाता है यार जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये कि जो अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, JBL या बोश हो गया, वो प्रॉपर साउंड फ्रीक्वेंसी देती हैं। यानी कि वो जो लिखते हैं ना कि अगर इतने हर्ट्ज का साउंड निकल रहा है तो उतने हर्ट्ज का ही होता है। दूसरी जाली कंपनी क्या करती है, बोलती है इतने हर्ट्ज का निकल रहा है, बट उतने हर्ट्ज का नहीं निकल रहा होता है, वो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटोन। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल से ऊपर जाएंगी उनको हम ओवरटोन्स कहेंगे। तो बेटा फंडामेंटल के बाद में पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी आई है? 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान से देखना इसको, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर होती है। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर ओवरटोन डिफाइन करा दो। बेटा ओवरटोन का डेफिनेशन यही है, फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल से ऊपर है या हायर है उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम ओवरटोन्स कह देते हैं। तो वेरी क्लियर कट आंसर दिया मैंने आपको कि जो भी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल से ऊपर हैं उन सबको ओवरटोन कहते हैं। तो फंडामेंटल के बाद में जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी या पहली हाई फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड हार्मोनिक बनेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। यानी कि जो भी हार्मोनिक है ना उससे एक कम ओवरटोन। लाइक अगर 5वीं हार्मोनिक है तो चौथी ओवरटोन, 10वीं हार्मोनिक है तो
नॉमी ओवरटोन, यानी ओवरटोन एक लेस। अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर nth हार्मोनिक है तो n-1 ओवरटोन, nth हार्मोनिक तो n-1 ओवरटोन। नोट करो फटाफट, इसका वो डायग्राम बन गया ना। बेटा कोई डाउट यहां तक? इसके बाद चलो ये मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। नाउ अब ये फंडामेंटल वाली कहानी भी हो गई। आफ्टरवर्ड्स बच्चा वी हैव द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये तीन करूंगा, उसके बाद तुम्हारे लिए एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, डेफिनेट सी बात है। थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 करोगे तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा, नाउ पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1, यहाँ 3 पुट कर दोगे तो ये बनेगा बेटा तुम्हारे पास 3 लैम्डा 3/2। वेवलेंथ चेंज करते रहना, वेवलेंथ चेंज करते रहना। तो अब n लेंथ में कितनी वेव बन रही बेटा, देखो 3 वेवलेंथ बन रही, लेकिन 3 हाफ वेवलेंथ है, 3 हाफ, ये तो हाफ वेवलेंथ होती है ना λ/2, तो 3 हाफ बन रहे हैं, हाफ हाफ हाफ, 3 हाफ, ठीक है। तो अब λ3 की वैल्यू कितनी होगी, 12/3। लो जी, ये वेवलेंथ आ गई। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी बनेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू 3 वुड बी इक्वल टू क्या बनेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी स्पीड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड बाय वेवलेंथ कितनी है, 12/3, 3 चलेगा ऊपर। अब ये क्या होता है, v/12, v/12 तुम्हारा होता है फंडामेंटल, ये 3 टाइम्स न्यू एफ बन गया, 3 टाइम्स न्यू एफ बन गया, दिख रहा है। ये हमारी जो थर्ड फ्रीक्वेंसी आई है वो 3 टाइम्स ऑफ न्यू एफ आ रही है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं इसको, सेकेंड ओवरटोन। तो यार देखते जा रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले फ्रीक्वेंसी हमारी v/12 थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको बोला। अगली बार फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर, ठीक है। और उसके अगली बार क्या होगी, ट्रिपल होगी। अगली बार क्या होगा, 4 टाइम्स होगी। अगली बार 5 टाइम्स, अगली बार फ्रीक्वेंसी 7 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड सो ऑन। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो वही है। स्ट्रिंग की लेंथ वही है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदली है। एल लेंथ में ही अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बन रही है। तो एल लेंथ में जितनी है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बन रही है, इसी को हम स्ट्रिंग की मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं कि स्ट्रिंग कितने मोड में वाइब्रेट कर रही है। तो सबसे बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी v/12 बनी। अगली मोड ऑफ वाइब्रेशन में हार्मोनिक हायर होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब हार्मोनिक बढ़ जाएगी, यानी कि साउंड आउटपुट उतना अच्छा हो जाएगा। समझे, क्लियर है बात। जैसे गिटार को जोर से प्लग करते हो ना, तो उसमें ज्यादा वाइब्रेशन होती है, ज्यादा वेव होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, साउंड उतना अच्छा सुनाई देता है। अब इसको हल्के से प्लग करते हो तो अजीब सी आवाज आती है उसमें, ठीक है। अब कभी भी आपने नोटिस किया होगा, जब कोई, अगर आप कभी ऑर्केस्ट्रा वगैरह गए हो, देखा ऑर्केस्ट्रा, नहीं गए हो कभी, पब वगैरह गए हो, नहीं गए, क्या लाइफ जी रहे, जाना चाहिए पब वगैरह में, हैं। पब जाओ, वहाँ पे एंजॉय करो, दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी करो। देखो, जब किसी ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं या देख सुनते हैं उसको, सबसे बढ़िया छोड़ो, जगाते होते गलियों में, वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं, वहाँ दे लो, तुम्हारी हैसियत नहीं है पब में जाने की, राइट। तो तुम लोग क्या करो, अपने पास जो गलियों में ऑर्केस्ट्रा होती है उसको जरूर सुनो। जब वो सुनाते हैं ना ऑर्केस्ट्रा, तो उससे पहले वो थोड़ा उसकी ट्यूनिंग करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कोई अपना वो कस रहा होता है तबला, कोई स्ट्रिंग तार कस रहा होता है, मतलब अलग अलग जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं।
माइक वाला उधर कर रहा होता है ना, हेलो माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3, ठीक है। तो मतलब कि वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, और ट्यूनिंग कर रहे होते हैं सो दैट सभी इंस्ट्रूमेंट वेल ट्यून हो जाएं और अच्छी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करें। नहीं तो क्या, वो गिटार वाले की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और जो दूसरा तबला बजा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और होगी, वो आउट ऑफ बीट्स, मतलब बीट्स प्रॉपर बनेगी नहीं। अगला टॉपिक बीट्स आएगा, तो बीट्स प्रॉपर बनेगी नहीं, तो सब खिलरा हुआ साउंड सुनाई देगा आपको, किसी में कोई सुर लय नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि जितनी हायर हार्मोनिक्स मतलब की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। गौर करने वाली बात है, इन सभी के अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ सोच के, वेवलेंथ घट रही है बढ़ रही है? बढ़ रही है। पहले कितनी वेवलेंथ थी? λ/2 थी। अगली वेवलेंथ कितनी है? λ आई। अगली वेवलेंथ कितनी है? 3/2 आई। यानी कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए बच्चे, दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि वो जो स्ट्रिंग है उसकी एल लेंथ में कितनी फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं उतने हायर हार्मोनिक्स बनेंगे उसके अंदर, और उतने ही ज्यादा उसमें ओवरटोन्स आएंगे। तो बेटा आपको पता लग गया ना, ये चीज पता लग गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन देता हूं कि सपोज करो आपको मैंने बोला कि 10th हार्मोनिक बताओ, 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन, राइट द फार्मूला फॉर 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन, ले सकते हो? 10th हार्मोनिक में कौन सी ओवरटोन आएगी? 9 आएगी, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी? 10th बनेगी। क्या बनेगी? 10 into फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12, 10 into V/12। समझ पा रहे हो बात? तो बेटा ये ऐसे है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस एनालाइज करने की जरूरत है। अब मुझे तुम लोग फटाफट इसका वेव बना के दिखा दो कि कैसे वेव बनाओगे। ये रही लेंथ, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी है हमारे पास? L is equal to 3 लैम्डा 3/2, यानी कितनी वेव है इसके अंदर? 1.5 वेव है, 1.5। 3/2 मतलब 1.5, यानी एक पूरी वेव और प्लस आधी वेव बनाओ। समझ में आ गया मतलब? हाँ जी, जो उधर ऑनलाइन बैठे मैत्री जी और कौन है अपनी जशिका दीदी, दोनों लोग बना के दिखाओ फटाफट। शिवांश, जतिन, खुशी, सारे लोग बना के दिखाओ फटाफट। भूमिका, एवरीबॉडी, जिनके नाम ले रहा हूँ वो भी बना के दिखाओ, जिनके नाम नहीं ले पा रहा बेटा वो भी बना के दिखाएं, क्योंकि यू पीपल आर नॉट स्पेशल, ठीक है। जतिन, विशाल, कोमलप्रीत, शिवाली, जानवी, जो भी हैं सारे जने बना के देखो, बना के मुझे फटाफट अभी रिप्लाई करो। ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो, ग्रुप में व्हाट्सएप ना करो, ग्रुप में मैसेज कर दो। बनाओ नालिया, ये कौन सी वेव है? ये तो ट्रांसवर्स वेव है। बनाओ ना, प्रॉपर बनाओ ना। इसमें कितने एंटी नोड्स, कितने नोड्स? 3 एंटी नोड्स, 3 एंटी नोड्स एंड 4 नोड्स। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना टॉपिक? बढ़िया लग रहा है टॉपिक। आगे बीट्स कराऊंगा, बीट्स इससे भी अच्छा होगा, ठीक है। तुमको मैं यहाँ पे ना एक मेडिसिन बनवा के मैं सुनाऊंगा तुमको, और तो सारे ऐसे डांस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगली क्लास हमारी यही होने वाली। चलो इरेज करो इसको मैं। तो बेटा याद रखना, एक जनरल फार्मूला बनेगा अपने पास, जनरल फार्मूला, ठीक है। ये है अगर nth हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक मतलब nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। nth हार्मोनिक मींस nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो बेटा उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो ओवरटोन होगी, उसके लिए ओवरटोन कौन सी होगी? n माइनस, सिंपल, यानी अगर 5वें हार्मोनिक है तो ओवरटोन 5 - 1 4, यानी 1 टोन, 1 टोन। हाँ भाई बड़ा रिप्लाई करो।
ऑनलाइन वालों जल्दी से क्विकली। तो ये है मुझे हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर फिट दैट बोथ हैंड्स। अब इसके बाद बेटा आपका आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बट बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बट टॉपिक देखा जाए तो अच्छा है, नॉलेज वाइज टॉपिक अच्छा है। मतलब अगर ये टॉपिक सीखते हैं तो आपको नॉलेज होगी, और आप कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हो, वैसे तो तुम लोग म्यूजिशियन बनोगे नहीं, लेकिन अगर म्यूजिशियन बनते हो तो आपको इसकी समझ हो जाएगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगला हमारा टॉपिक है, अगर ये डायग्राम बन गया हो तो बच्चे भेज दो ग्रुप के अंदर, बनाया नहीं। ओके, सो अगला टॉपिक बच्चे हमारे पास ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, ऑर्गन पाइप क्या होता है, ऑर्गन पाइप इसको समझेंगे। ऑर्गन पाइप बांसुरी सुने होगा भाई, तो गली में बजाता है ना, हम बजाते हैं गली में, एक बार देसी मेरा दिल ले गया है ना, ये वाले मिक्स माता है। चलो भाई, तो देखो क्या है इसके अंदर ऑर्गन पाइप। देखो नाम से क्लियर हो रहा है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन मतलब कौन सा ऑर्गन? ह्यूमन ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब किसी कोई ऑर्गन है। ठीक है, पुराने जमाने में ये एक्चुअली एक ओल्ड वर्ड है ऑर्गन पाइप। पुराने जमाने में क्या होता था, आप लोगों ने बैक पाइपर सुना होगा, जो पंजाब में जो मिलिट्री वगैरह जो मिलिट्री की शादियाँ होती है उसमें वो अलग सा ना एक बैंड होता है, उन्होंने वो पीठ पे एक बैग सा टांगा होता है और वो ऐसे मुंह से बजाते हैं और वो ऐसे ड्रिल करते हुए चलते हैं, है ना। वो कई सारी पाइप्स निकली होती है पीछे, उसको बोलते हैं बैक पाइपर। बैक पाइपर यानी बैग में पाइप्स होती है, बैक पाइपर, बैक पाइपर। तो जो पाइप्स होती है ना, दोज पाइप्स आर ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, और छोड़ो, आपने वो गाना सुना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो आज सुनना। राजेश खन्ना जी का गाना है, उसमें वो ना जो जीप चला रहा होता है वो ना ऐसे माउथ ऑर्गन बजाता है, माउथ ऑर्गन। वो ना ऐसे होता है डिवाइस, ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें ना छेद होते हैं इस तरह से, ऐसे लंबी सी डिवाइस होती है, उसमें ना ऐसे स्क्वायर छेद रहते हैं। उस गाने को सुनने के बाद में मेरे मन में भी आया कि यार ये खरीद के लाऊंगा और बजाऊंगा, और मैं लेकर भी आया था, क्लास 10 में लेकर आया था, वो अभी पड़ा हुआ है और कभी कभी बजाता हूँ मैं उसको। तो उसमें ये डिफरेंट होल्स होते हैं और इसको ऐसे पकड़ते हैं। पकड़ने पे इनमें क्या करते हैं हम लोग, हवा फूंकते हैं, हवा फूंकते हैं। ठीक है, और ऐसे इसकी लोकेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती हैं, अंदर पत्तियां लगी रहती हैं, वो पत्तियां वाइब्रेट करती है। तो आपको मालूम है जो भी वाइब्रेटिंग बॉडीज होती है दे प्रोड्यूस साउंड। तो अंदर मेटल की पत्तियां लगी रहती है, जब आप फूंक मारते हो तो पत्तियां वाइब्रेट करती है। अब उन पत्तियों की लेंथ अलग अलग होती है, पत्तियों की लेंथ अलग अलग होती है, कोई छोटी पत्ती है, कोई बड़ी पत्ती है, कोई और बड़ी पत्ती है। तो आपको बताया मैंने कि जब लेंथ वेरी करती है तो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, और जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो साउंड जो सुनाई देगा वो अलग साउंड सुनाई देगा। तो इस तरह से इनमें हवा फेंकते हो, मान लो इसकी पत्ती छोटी है पीछे, इसकी पत्ती बड़ी है, इसकी पत्ती और बड़ी है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, बांसुरी होती है, बांसुरी में क्या होता है, वैसे बांसुरी काफी कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है, बट बांसुरी को आप ऑर्गन पाइप की कैटेगरी में रख सकते हो। वो ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट जो बजाते हैं ना, शहनाई सुना होगा आप लोगों ने। ठीक
ठीक है। और एक भोंपू होता है जो ऐसे बजाते हैं, पों 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 पों, सुना है आपने? और जो बैंड बाजे बजाते हैं वो पों 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा वो डिफरेंट बटन्स लगे रहते हैं। वो हवा तो एक ही फ्रीक्वेंसी से, हवा तो एक ही स्पीड में फ्लो कर रहे होते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उंगलियों से ना बटन्स दबाते रहते हैं। जब वो बटन दबाते हैं ना तो क्या करते हैं, जो हवा आपने फेंकी है अंदर की तरफ, जो पाइप के अंदर आप हवा फेंक रहे हो, होती तो पाइप ही ना बेसिकली, एक पाइप होती है, उसके ऊपर छेद लगे, बटन्स लगे होते हैं या होल्स होते हैं, उनकी होल्स की वो पोजीशन चेंज करते हैं। जब बटन दबाते हैं तो एक होल बंद करते हैं, दूसरा होल खोलते हैं, तीसरा बंद करते हैं, चौथा खोलते हैं, इस तरह से वो डिफरेंट होल्स की एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसमें बड़ी सारी हार्मोनिक्स बनती हैं और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बांसुरी में हार्मोनिक्स का बनना, ट्रम्पेट में हार्मोनिक्स का बनना, शहनाई में हार्मोनिक्स का बनना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन है ये चीज़। तो हम कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपल ऑर्गन पाइप्स को स्टडी करेंगे। पुराने ज़माने में इसका नाम ऑर्गन क्यों पड़ा? पुराने ज़माने में जो जानवर होते थे उनकी खाल से, चमड़ी से ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, इसलिए इनका नाम ऑर्गन पाइप पड़ा। तबला देखो, तबला क्या है? तबले में जो वो होता है जिसके ऊपर वो बेस लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो चमड़े की बना होता है, खाली तो होती है। चमड़ा इज यूज फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जानवरों की खाल से, जानवरों की चमड़ी से इसको बनाते थे, इसलिए इसको ऑर्गन पाइप बोला गया। तो ऑर्गन पाइप है कुछ नहीं, a cylindrical pipe made from animals organ, ठीक है। एनिमल्स ऑर्गन ये ऑप्शनल है बच्चे, इसको आप एग्जाम में लिख के बताना, ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। एक सिलिंड्रिकल पाइप होती है, ठीक है, जो कि आमतौर पे आज की डेट में लकड़ी की बनती है, ठीक है, मेड फ्रॉम ह्यूमन एनिमल ऑर्गन, ठीक है। बट नाउ ये एंशिएंट है, पुराने जमाने में, ठीक है, लेकिन नाउ इट इज मेड ऑफ वुडन पाइप, ठीक है, मेटल पाइप, मेटालिक पाइप्स या ग्लास पाइप। आज की डेट में इसको यूज करते हैं, वुडन पाइप, मेटालिक पाइप और ग्लास पाइप, इसको यूज करते हैं, ठीक है। बांसुरी तो बजाई होगी, बांसुरी में छेद होते हैं, होल्स। तो जो बांसुरी होती है बेटा, उसमें भी जब उंगलियां फेरते हैं, डिफरेंट होल्स को बंद करते हैं या डिफरेंट होल्स को खोलते हैं, तो जो साउंड है, जो बांसुरी की जो आवाज है वो बदलती है। एक तो बांसुरी ऐसे बजती है, ऐसे करके, ठीक है, और एक बांसुरी बजती है ऐसे, तो कलियों वाले आते हैं ना, वैसे बजाते होते हैं, और ऐसे उंगलियां रख के यहाँ पे ऐसे हार्मोनिक्स चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, दे आर चेंजिंग दी हार्मोनिक्स बाय चेंजिंग दी मोड ऑफ वाइब्रेशन। किसकी मोड ऑफ वाइब्रेशन? जो उन्होंने हवा फेंकी ना, हवा फेंकते हैं, वो जो हवा होती है वो एक इंसिडेंट पल्स है, और वो अंदर जाके टकराती है पाइप के अंदर, और टकराने से एक रिफ्लेक्टेड वेव पैदा होती है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का आपस में क्या होता है? मिलन होता है, सुपर इम्पोजिशन होता है। और जब ये सुपर इम्पोजिशन होता है तो कौन सी वेव बनती है? स्टैंडिंग वेव। यानी कि ऑर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव बनती है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जो बनेगी वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। रस्सी में जो बनती थी वो स्टैंडिंग ट्रांसवर्स थी, यहाँ जो वेव बनेगी वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, ठीक है। ऑर्गन पाइप में कौन सी स्टैंडिंग वेव बनेगी बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव बनती है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव बनती है इसके अंदर। तो सिंपल है भाई, ऑर्गन पाइप क्या है? एक सिलिंड्रिकल पाइप है व्हिच इज मेड अर्लियर, पुराने जमाने में, काफी सालों पहले ये लोग एनिमल के ऑर्गन से बनाते थे, इसलिए वहां से इसका नाम ट्रेंड में आया, ये नाम इसका पड़ा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। लेकिन आज की डेट में ये एनिमल ऑर्गन से नहीं बनाया जा रहा, बिकॉज साइंस डेवलप हो चुकी है, और क्यों जानवर को मारना यार, है ना? तो जानवर को नहीं मारना, तो उसके ऑल्टरनेटिव है वुडन पाइप, मेटालिक पाइप या ग्लास पाइप। ऐसे करके आप लोगों ने, लेकिन तुम लोग यार कुछ देखा ही नहीं, क्या बताऊं मैं तुमको। ऐसे एक पाइप होगी बेटा, ऐसे करके, ऐसे
अब मैं बना रहा हूँ तो कई लोग तो समझ जाएंगे, कई लोग नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसे होते हैं ऑर्गन पाइप। These are different pipes of different length. Pipes of different length. अब different length क्यों है? क्योंकि इन different length होने की वजह से different frequencies बनेगी, और different frequencies मतलब different harmonics means different sound। तो ऐसे इसको पकड़ेंगे, ऐसे बजाएंगे, different आवाज आएगी। और ये वही चीजें जो मैंने बताई, माउथ ऑर्गन, इसको माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं। माउथ ऑर्गन एक्चुअल में ऐसा भी माउथ ऑर्गन होता है, और वो फ्लैट जो मैंने वहां बनाया था ये भी होता है, ये भी माउथ ऑर्गन ही है। बट माउथ ऑर्गन के अंदर जो मैंने बोला ना पत्तियां लगी रहती है, वो पत्तियों वाला मैकेनिज्म और है, वो ज्यादा अच्छा साउंड निकालेगा, और ये वाला उतना अच्छा नहीं निकालता है। इसमें बांसुरी जैसा इफेक्ट आता है, उसके अंदर एक पियानो जैसी टोन आती है, ठीक है। तो इसमें ना ग्लास की या प्लास्टिक की पतली पतली पाइप लगी रहती है, सारी की सारी पैरेलल लगी रहती है, पैरेलल में। जब यहाँ से आप हवा फेंकते हो ना ऐसे करके, और इनकी वेरिएशन करते हो ऐसे करके, ऐसे, तो साउंड डिफरेंट क्वालिटी के साउंड से डिफरेंट हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। आज ना गूगल करना, तुम लोग यार पुराने जमाने के नहीं हो, आजकल ये सारी चीजें एंटीक हो चुकी है, क्योंकि आजकल सब जमाने डिफरेंट है। लेकिन इसको गूगल करना आप, माउथ ऑर्गन, ठीक है। ये भी माउथ ऑर्गन है और ये भी माउथ ऑर्गन है। ये प्लास्टिक का है और ये वाला मेटालिक होता है, ठीक है। आप करना, आपको पता लगेगा, नहीं तो मैं आपको ना ग्रुप में इमेज भेज दूंगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये दो किस्म के होते हैं बेटा, एक केस में होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन पाइप, और एक होता है क्लोज्ड पाइप। बस इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज रिप्लाई इन द ग्रुप, अदरवाइज क्लास इज डन फ्रॉम माय साइड। Done.